हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को और इसका बेसिकली हम रिवीजन करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को हम थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसा हमें पता है कि ई कोलाई की सेल 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाती है और रेप्लिकेशन की साइकिल जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सी फेज में होती है सेल साइकिल के, जिसमें से आई इंटरवल फेज है, सी क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन फेज है और डी डिवीजन फेज है। इसी सी वाली फेज पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अभी जो सी वाली फेज है वो 40 मिनट की होती है, बट हमें पता है कि ई कोलाई तो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। तो ये खुद फेज अगर 40 मिनट की है तो ई कोलाई कैसे 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके पास प्रोकैरियोटिक जीनोम पर एक सिंगल ओरिजिन ही होता है, बट वहां पर मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। और मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से फर्स्ट राउंड खत्म होने से पहले ही सेकेंड राउंड इनिशिएट हो जाता है और सेकेंड राउंड खत्म होने से पहले ही थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ही आपके पास ई कोलाई पर डिवीजन बहुत जल्दी होता है, या आपके पास ई कोलाई 20 मिनट्स पर ही डिवाइड हो जाता है। अब एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं कि जब भी आपको किसी भी रेप्लिकेशन का टाइम निकालना हो कि रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगने वाला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है जीनोम साइज अपॉन 2 इंटू पॉलीमराइजेशन रेट इंटू नंबर ऑफ ऑरिजिन्स। तो 2 ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों ही साइड में चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई कोलाई की बात करूं जिसका जीनोम साइज 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है अपॉन 2 इंटू पॉलीमराइजेशन रेट, जैसे मैं बताया कि इसका 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड इसके डीएनए पॉलीमरेज का पॉलीमराइजेशन रेट है और नंबर ऑफ ऑरिजिन एक ही है। तो इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये 2000 सेकेंड्स आएगा और इसे मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो इट कम्स आउट टू बी 33 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। बट हमें वापस से पता है कि 20 मिनट पर तो ई कोलाई कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और ये सिर्फ बात कर रहा है एस फेज की, दैट इज रेप्लिकेशन की फेज की। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो कि ई कोलाई पर या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर देखने को मिलता है। अब जब हमने प्रीवियस क्लास पर, रिवीजन क्लास पर अपने एंजाइम्स के बारे में बात करी थी कि रेप्लिकेशन में जो जो एंजाइम्स यूज होते हैं, अब हम उनको एक्चुअली में यूज करके देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि आपके पास ये ई कोलाई का जीनोम है और ई कोलाई के जीनोम पर ये जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल है। हमें पता है कि एक ऐसी जगह जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे हम ऑरिजिन रीजन बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स में से ORIC के नाम से जाना जाता है, जो कि 245 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है और 80 रिच है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस मेन थे, एक था 13 मर जो कि 3 बार रिपीट होता है और दूसरा था 9 मर जो कि 5 टाइम्स रिपीट होता है। अब जब आपके पास ओरिजिन सीक्वेंस है और एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो एक इनिशिएटर प्रोटीन आना चाहिए। इस इनिशिएटर प्रोटीन का नाम है डीएनए ए। तो डीएनए ए अपने एटीपी बाउंड फॉर्म पर आता है, 9 मर सीक्वेंस के साथ बाइंड होता है और 13 मर सीक्वेंस के साथ उसके बाद बाइंड होता है और वहां से 13 मर सीक्वेंसेस से मेल्टिंग स्टार्ट करता है। मतलब यहां से जो डीएनए डुप्लिक्स है वो सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अब डीएनए ए के बाद हेलिकेज लोडर्स आते हैं और ये हेलिकेज लोडर्स डीएनए सी हैं। ये डीएनए सी डीएनए बी नाम के हेलिकेज को लेके आते हैं जो कि इन ऑरिजिन्स पर बाइंड होते हैं। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं जो कि बेसिकली जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो चुका है उसको उसकी सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट पर ही मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद आपको आरएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आरएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट के लिए डीएनए जी नाम का प्रोटीन प्राइमेस की तरह काम करता है। फिर आपके पास बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज आते हैं, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 भी आ सकता है, बट डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोसेसिव नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा देर बाद ही डीएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 कर आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों का ही सिंथेसिस यहाँ पे करा सकता है। तो आपकी कुछ जगहों पर आपके पास इस साइड पर लीडिंग स्ट्रैंड 1 और सेकंड पोजीशन पर लीडिंग स्ट्रैंड देखने को मिलेगा और थर्ड पोजीशन पर बार बार और फोर्थ पोजीशन पर बार बार आपको लैगिंग स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे। अब हेलिकेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स और प्राइमर्स, इन तीनों को मिलकर हम प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हेलिकेज प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्लस डीएनए पॉलीमरेज 3, इनको हम रेप्लिकोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास कि फॉर एग्जाम्पल रेप्लिकेशन के दौरान कहीं पर गलती हो जाती है या मिसमैच हो जाता है या इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो उस टाइम पर या रेप्लिकेशन के बाद मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करती है। रेप्लिकेशन के दौरान मिसमैच रिपेयर मशीनरी जब कंप्लीट डीएनए सिंथेसिस हो जाता है उसके बाद आपके पास मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करती है और वो ये पता लगाती है कि कहां कहां पर मिसमैच है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो
कैसे आपके पास रेप्लिकेशन की सेकेंड साइकिल पॉज हो जाती है जब तक वो मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करती है, और क्यों नहीं आपके पास नेक्स्ट रेप्लिकेशन की साइकिल नेक्स्ट बहुत जल्दी से इनिशिएट नहीं हो पाती। इसका रीजन है आपके पास मिसमैच रिपेयर मशीनरी का काम करना। अब होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डीएनए का स्ट्रैंड था और वो डीएनए के स्ट्रैंड से 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुके हैं। अब जब ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन चुके हैं, या एक डीएनए से 2 डीएनए या 2 डॉटर डीएनए बन चुके हैं, तो ये डॉटर डीएनए सही बने हैं या यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सही तरीके से इनकॉर्पोरेट हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, उनको चेक करने के लिए मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करेगी। तो इसके बाद तो सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन वापस, थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन वापस होना चाहिए। ये 2 पेरेंटल स्ट्रैंड वापस से सेपरेट होंगे, इनके भी 2 बन जाएंगे, उनके भी 2 बन जाएंगे रेप्लिकेशन के हिसाब से। तो बट पहले जरूरत है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को, जो कि सेकेंड डॉटर स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, उनको चेक किया जाए कि यहाँ पर कोई गलती तो नहीं, और नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन को पॉज किया जाए। तो कैसे थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन को पॉज किया जा रहा है, उसकी कहानी क्या है कि यहां पर आपके पास डीएनए पर कुछ GATC नाम के सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो जब आपके पास कोई भी पेरेंटल स्ट्रैंड है या पेरेंटल डीएनए है जिसका रेप्लिकेशन कराना है, तो उसमें दोनों ही जगह पर, जैसे कि GATC है और नीचे की तरफ भी GATC सीक्वेंस है, और ये दोनों आपस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। यहां पर इसके एडेनिन मिथाइलेटेड कंडीशन पर होते हैं। तो पेरेंटल स्ट्रैंड के दोनों ही स्ट्रैंड, चाहे 5' to 3' हो या 3' to 5' हो, दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वहां पर एडेनिन रेसिड्यू के ऊपर मिथाइलेटेड कंडीशन देखने को मिलती है। जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के बाद डॉटर स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पिंक कलर से दिखाई दिए। तो डॉटर स्ट्रैंड पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जहां पर जो GATC सीक्वेंस आए हुए हैं या जहां पर इन न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वहां पर अभी एडेनिन मिथाइलेटेड कंडीशन पर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर डीएनए को सिर्फ ऊपर वाले को कंसिडर करें या सिर्फ नीचे वाले को कंसिडर करें, इस डीएनए को हम हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि आधा ही डीएनए मिथाइलेटेड है, पूरा डीएनए मिथाइलेटेड नहीं है। दिस डीएनए इज कॉल्ड एज हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन। तो ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में क्या होता है कि SEC-A नाम का प्रोटीन बाइंड करता है। SEC-A नाम के प्रोटीन इस हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन ऑफ डीएनए से बाइंड करता है, और ये डीएनए ए को अलाउ नहीं करता कि डीएनए ए यहां पर बाइंड करे, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए एक इनिशिएटर प्रोटीन है। अगर कभी भी डीएनए स्ट्रैंड पर डीएनए ए बाइंड कर गया, मतलब इनिशिएशन हो जाएगा रेप्लिकेशन का, और नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन को रोकना है तो हमें डीएनए ए को रोकना पड़ेगा। तो SEC-A भाई साहब यही काम करते हैं कि SEC-A हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन से बाइंड कर जाते हैं और डीएनए ए की एंट्री को रोक देते हैं। और जब तक SEC-A बाइंड रहते हैं, यहां पर डीएनए ए की एंट्री नहीं होती है, तब तक मिसमैच रिपेयर मशीनरी को टाइम मिल जाता है कि जहां जहां पर मिसमैच है उनको ठीक कर दिया जाए। जैसे यहां पर लिखा भी गया है कि SEC-A हेमी मिथाइलेटेड डीएनए के साथ बाइंड होता है, और ये एक प्रोटीन या एक एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसका नाम है डैम मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि सेकंड डॉटर स्ट्रैंड पर मिथाइल ग्रुप नहीं लगने देता। तो अगर डैम मिथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर दिया गया तो मिथाइल ग्रुप लगेगा ही नहीं, तो हमेशा वो डीएनए हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में रहेगा, और अगर हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में रहेगा तो SEC-A हमेशा वहां पर थोड़ी देर के लिए बाइंड रहेगा और डीएनए की एंट्री को रोक देगा। तो इसीलिए इनिशिएशन को रोक दिया जाएगा, या रेप्लिकेटिव इनिशिएशन को थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाएगा, तब तक मिसमैच रिपेयर मशीनरी अपना काम करेगी, और जब ये सब चीजें मिसमैच ठीक हो जाएगा उसके बाद वापस से SEC-A को डिसोसिएट करने के बाद उस सेकंड वाले डॉटर स्ट्रैंड पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाएगा, और दोनों ही स्ट्रैंड, चाहे पेरेंटल हो या डॉटर हो, दोनों ही के ऊपर एडेनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाकर उन्हें फुल मिथाइलेटेड कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और वापस से नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कराया जा सकता है। इसके बाद आपने ये देखा था कि जब आपके पास ये ई कोलाई की बात की जाए तो ई कोलाई पर ORIC नाम का ओरिजिन था, और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस जहां पर टस प्रोटीन्स बाइंड करते हैं। आपने ये भी देखा था कि G प्रोटीन जहां पर कट लगता है, और टी वाला जो सेगमेंट है जो कि बेसिकली बाईपास करता है, इससे आपके पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स बन जाते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लास्ट में आपने ये भी देखा था एंजाइम्स में कि RNA पॉलीमरेज 1 एक ऐसा एंजाइम था जिसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, और इसी की एक्टिविटी की वजह से प्राइमर्स को रिमूव या RNA प्राइमर्स को रिमूव किया जा सकता था। इसके अलावा RNase H भी आपके पास RNA हाइब्रिड को तोड़ देते। लास्ट में आपके पास DNA पॉलीमरेज 1 का इंपॉर्टेंट रोल था कि जहां जहां से प्राइमर्स रिमूव हो चुके हैं उन स्मॉल गैप्स को भर दिया जाए,
और लास्ट में गैप्स के बाद जहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है वहां पर डीएनए लाइगेज आकर काम करे। और यहां पर आपने ये देखा था कि एएमपी प्रोवाइड करने का काम एनएडी का है। तो इस तरीके से आपके पास प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।